जो हमारे यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है और उसके बेस पे हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, या हम कहें तो कुछ हमारे जो बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और टाइट करना है। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे। तो देखो, आपने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था क्या, आवेश। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए ना सबसे पहले जो टॉपिक समझ में आना चाहिए वो होना चाहिए आवेश। आखिर में आवेश है क्या। ठीक है, तो आवेश क्या है, अगर आप लोगों ने सीख लिया तो मतलब ये नहीं है कि आवेश क्या है तो उसकी डेफिनेशन को सीख लिया कि चलो भाई हमने डेफिनेशन रट्टा मार लिया और काम करते हैं ना। इसका फील आना चाहिए कि आखिर में जब आवेश शब्द कानों में पड़े तो दिमाग में क्या आए। ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन को रट्टा मार के रख लेना, ऐसा तो आर्ट साइड का भी स्टूडेंट रट्टा मार के रख लेता है कि हाँ भाई आवेश की परिभाषा क्या होती है, आवेश की परिभाषा ये होती है ना, ऐसे नहीं करने का। ठीक है, तो देखो आवेश को तुम्हें समझना क्या है। आवेश क्या होता है, आवेश कुछ नहीं होता, आवेश एक गुण होता है। ठीक है, किसका गुण होता है, ये हर पदार्थ का गुण होता है। अब जरा समझते हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में प्रोटॉन पढ़ा होगा। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा होगा। आपको पता है कि पॉजिटिव जो जो प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ये आवेश नाम की एक चीज सुनी होगी आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर में। ठीक है, तो जरा देखो कि हमने प्रैक्टिकली ये पाया है। ठीक है, सैद्धांतिक तौर पर नहीं, प्रायोगिक तौर पर हमने ये पाया कि जब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास में लाया जाता है, ठीक है, जब इन दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बात कि जब भी दो प्रोटॉन पास आ रहे हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं। ये इस तरफ जा रहा है और ये किधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ये अपन ने समझ लिया कि ऐसा कैसे हो रहा है, बस यहीं पर आप क्या कर जाओगे, आवेश को समझ जाओगे कि क्यों हो रहा है। देखिए, फिर हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के जब पास में लाया जाता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है जब इन दोनों को पास में लाते हैं कि उसके ज्यादा पास लाने के बाद ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं एक दूसरे से। ठीक, जब एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन के पास लाया जाता है तो हमने पाया कि क्या होता है, जब इन दोनों को पास लाया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, ये और पास आने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक, तो प्रकृति के अंदर में जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ जो होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमने पाया कि कुछ तो ऐसा है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इन दोनों को पास आने के बाद क्या कर रहा है, इन दोनों को दूर फेंक रहा है। कुछ तो ऐसा है, जब भी हम प्रोटॉन प्रोटॉन को पास लेकर आ रहे हैं तो इन दोनों पर बाहर की ओर एक बल लग रहा है। वो किसी ना किसी वजह से तो लग रहा है, जिस वजह से लग रहा है ना उस वजह को हम कहते हैं आवेश। यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी प्रोटॉन के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब भी इसके पास में कोई इसी के जैसा पार्टिकल आएगा ये उसको दूर भेजेगा। तो कुछ तो है इन दोनों के बीच में कि जो इनको क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है दूर जाने के लिए, या जब भी इन दोनों को पास लाया जा रहा है तो इनके ऊपर बल लग रहा है बाहर की ओर। तो जब पास लाया जाता है इन दोनों को और फिर इन दोनों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है, उस बल को लगने के लिए जो मजबूर करता है वह है आवेश। मतलब तो आवेश है क्या कि आवेश प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक गुण होता है। किसका, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का, या हम एक मोटे मोटे तौर पर कहें किसी भी पदार्थ का। और वो गुण करता क्या है, वो गुण ये काम करता है कि जब भी प्रोटॉन के पास में कोई और पार्टिकल
वह उसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। किसकी वजह से बल लगाएगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, आवेश है, उसके पास में कैसी प्रॉपर्टी है, आवेश वाली प्रॉपर्टी है। तो जब भी उसके पास में कोई आवेशित कण आएगा, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, उसके ऊपर वो क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है, तो आवेश है क्या, आवेश एक पदार्थ की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है या गुण होता है। तो मोटे मोटे तौर पे जब भी आवेश आपके कानों में पड़े तो आपको सिंपल इतना सा समझना है कि ये पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है। जिस गुण की वजह से क्या होता है, उस पदार्थ में अगर ये गुण है, किसी भी पदार्थ में कौन सा गुण है, आवेश का, अगर आवेश का अगर उसके अंदर गुण है, इसका मतलब है कि अगर कोई और पदार्थ आएगा उसके संपर्क में तो वह उसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अगर ये गुण नहीं है तो कोई भी पास आ जाए वो क्या नहीं लगाएगा, बल नहीं लगाएगा। ठीक है, वो बल किस कंडीशन में लगाएगा, अरे जब ये गुण होगा तभी तो वो बल लगाएगा, अगर गुण ही नहीं होगा तो वो बल लगाएगा कहां से। तो इस अगर हमें क्या करना है कि जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर वो बल लगाना है जो को प्रतिकर्षित करे, या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण लग रहा है, अगर वो आकर्षण का बल लगना है तो ये तय रहा कि उनके पास में आवेश का क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। अगर आवेश का गुण होगा तभी क्या लगेगा, बल लगेगा। यानी आवेश की वजह से ही क्या लगता है, बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारी क्या, आवेश की कहानी। तो आवेश क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है। अब जरा देखो, ये जो आवेश है ना, ये गुण होता है, किसका गुण होता है, ये पदार्थ का गुण होता है, या हम कहें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास में क्या पाया जाता है, आवेश वाला गुण पाया जाता है। जनरली तुमने पढ़ा होगा ना, प्रोटॉन के पास में आवेश होता है, आवेश है ना, तो आप आज से ये सीखेंगे कि प्रोटॉन के पास में आवेश नाम का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन के पास में आवेश नाम का क्या होता है, गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है उसके पास में। और ये जो गुण होता है ना बेटा, ये जो गुण होता है किसी भी पदार्थ में इनबिल्ट होता है, मूल होता है। ये किसी भी पदार्थ का क्या होता है, ये मूलभूत गुण होता है। इस मूलभूत गुण होने का क्या मतलब है कि किसी भी प्रोटॉन के पास में या इलेक्ट्रॉन के पास में अगर ये गुण है तो ये उसके पास में स्वयं मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रोटॉन को पकड़ के लाया और उसको पीट पीट के उसके अंदर ये गुण भर दिया हो। किसी के पास में, प्रोटॉन के पास में अगर ये गुण है तो ये उसके पास में प्राकृतिक तौर पे पहले से ही मौजूद है, हमने नहीं बनाया इस गुण को, उसके पास में पहले से मौजूद है। ठीक है, क्यों है उसके पास में ये गुण, इसका कोई भी आंसर नहीं है कि क्यों है ऐसा, प्रकृति में पहले से खुद मौजूद है। बस हमने तो क्या किया है, इसको प्रयोगों के आधार पर जाना है कि प्रोटॉन के पास में इस नाम ऐसा कोई गुण होता है, और उस गुण का हमने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया, जिस नाम को हमने क्या दिया, आवेश नाम दिया। आवेश कोई बला थोड़ी होती है, आवेश क्या है, सिर्फ प्रोटॉन के पास में, इलेक्ट्रॉन के पास में जो गुण है उस गुण का नाम है क्या, आवेश। प्रोटॉन के पास में क्या है, एक ऐसा गुण है जिस गुण की वजह से कोई और पार्टिकल या कोई और आवेशित कण उसके पास में आकर उसके ऊपर वो क्या लगाता है, बल लगाता है। तो उस गुण को हमने नामकरण क्या कर दिया है, आवेश। बस सिंपल से इतनी सी बात है। और ये कैसा गुण है, प्रोटॉन का मूलभूत गुण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी दो चार चीजों को जोड़ा और ये गुण बना दिया ना, ये गुण खुद में अपने आप एक वजूद रखता है। इससे चीजें बन सकती हैं पर ये किसी से नहीं बन सकता, इसके पास खुद का मौजूद है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हारा मूलभूत गुण है कि तुम्हारे बाल काले हैं, क्या मैं पीट पीट के इनको मैं हरे कर सकता हूं, पॉसिबल है क्या, नहीं। किसी की आंखें, अगर किसी की आंखें मान लो कि कलर अगर मान लो ब्राउनिश कलर है उनकी आंखों का, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है पहले से, कहते हैं ना आनुवांशिक गुण है ये। क्या उनको मैं पीट पीट के उनको मैं हरा नीला पीला गुलाबी बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता। ऐसे ही प्रोटॉन के पास में, इलेक्ट्रॉन के पास में ये गुण होता है, इस गुण पहले से ही मौजूद है, इसको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, और आवेश को हम डिनोट करते हैं Q या कैपिटल Q से। ठीक है,
जैसे जैसे हर क्वांटिटी का एक मात्रक होता है, वैसे ही आवेश का मात्रक होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, कूलम। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। आवेश भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होता है, इसमें कोई भी क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती, ठीक है। तो कैसी राशि है ये, अदिश राशि। इसका मतलब क्या है कि अगर दो आवेशों को जोड़ना है तो सिंपली जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, सिंपली जोड़ेगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा, अदिश है, ठीक है। चलो देखो एक पॉइंट और तुम लोगों को समझना है कि आवेश यानी चार्ज, ठीक है। आवेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और एक क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा क्या, मास। मास बोले तो द्रव्यमान, ठीक है। इतना तो समझ में आ जाएगा ना, हाँ इतना समझ में आना भी चाहिए। तो देखो इन दोनों में सिमिलरिटीज, अगर हमको डिफरेंशिएशन देखना है इन दोनों में डिफरेंट क्या है और सिमिलरिटीज क्या है। देखो मास जो चार्ज है ना, वो भी मूलभूत गुण होता है पदार्थ का, और ये भी क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। अगर कोई पदार्थ प्रकृति में मौजूद है, चाहे कोई भी हो, उसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। ऐसा नहीं है कि बिना द्रव्यमान के कोई पदार्थ हो, कुछ भी हो, स्टूल है वजन है, पंखा है वजन है, मार्कर है वजन है, मास है कि नहीं है इनके अंदर, इनके मार्कर की, इनके कुछ भी है, एक्स वाई जेड। इवन एक जो पंख होती है जो हवा में ऊपर से गिरते बहुत हल्के हल्के से आती है, उसका भी क्या है, मास है। अगर तुमको दिख रही है सामने मौजूद है, मतलब क्या है, मास है। हर चीज का क्या है, मास। एक बाल को तोड़ो, कुछ फील होता है क्या, नहीं होता, पर उसमें भी क्या है, मास है। कुछ ना कुछ प्रत्येक पदार्थ का क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो ये भी मूलभूत गुण होता है, और ये भी क्या होता है, मूलभूत गुण होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट तुमको ये समझना है कि अगर चार्ज है और मास है किसी भी पदार्थ में, ठीक है। तो मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, मान लिया कॉपर है, ठीक है। अगर हम कॉपर लेकर आए, उसमें कुछ तो वजन होगा, कुछ तो होगा, ठीक है, पदार्थ है अपने पास में। तो देखो कॉपर कॉपर के पास में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, मान लो। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक आप किसी भी पदार्थ को आवेशित ना करो, तब तक उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं आएगा। सोडियम है, सोडियम के 11 होता है, तो ये हो जाएगा 281, वाहे तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लोरीन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, क्योंकि ये होता है 287। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दें तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसमें क्या जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इस पे पॉजिटिव कब आया है, कब आया ये पॉजिटिव, जब हमने सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाला। और क्लोरीन पे नेगेटिव कब आया, जब हमने इसकी 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाला। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है। तभी तो हम कह रहे हैं सोडियम पर 1 धन आवेश है और क्लोरीन पर 1 ऋण आवेश है, नहीं, ठीक है, तभी तो कहेंगे, ठीक। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी पदार्थ है वो आवेशित भी हो सकता है और अनावेशित भी हो सकता है। अब सोडियम है, सिंपली हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला, तो क्या उसके ऊपर कोई आवेश है, नहीं, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो सोडियम के ऊपर भी क्या आ गया, आवेश आ गया। तो वस्तु जो होती हैं वो आवेशित भी हो सकती हैं और अनावेशित भी हो सकती हैं, ठीक है। बट कोई भी पदार्थ बिना द्रव्यमान के अस्तित्व में नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट तुमको क्या समझना है कि द्रव्यमान के बिना, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई भी अस्तित्व
पर आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व क्या कर सकता है, हो सकता है। अगर आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा ही होगा। अरे मान लो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर गया, कुछ तो द्रव्यमान लेकर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁹ कूलम। ये गया निकल के, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो होता है 9.1 × 10⁻31 केजी, होता है कि नहीं होता है? इतना द्रव्यमान कम तो होगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है या प्रोटॉन हो रहा है आपके पास में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है आपके पास में, तो उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, तो इसमें द्रव्यमान की कमी होगी कि नहीं होगी? होगी। और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को डालेंगे या इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर मास क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका मास क्या कर जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने की वजह से द्रव्यमान में कमी और ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि आवेश के बिना द्रव्यमान तो हो सकता है, पर द्रव्यमान के बिना क्या नहीं हो सकता, आवेश नहीं हो सकता, ठीक है। अगर द्रव्यमान है, जरूरी नहीं है कि आवेश हो, बट अगर आवेश है तो ये हमेशा होगा कि वो द्रव्यमान, उसके पास में क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो आवेश है और ये क्या है, एक आपके पास में द्रव्यमान है, दोनों हैं, ठीक है। ये भी गति कर रहा है और ये भी गति कर रहा है, दोनों गति कर रहे हैं, ठीक है। अगर द्रव्यमान गति कर रहा है, जैसे वो हम एम से लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, आपने अभी तक 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये कार भाग रही है, वो पेंडुलम जा रहा है, ये बस जा रही है, ये पुली घूम रही है, ये रस्सी ऊपर गई, ये रस्सी नीचे गई, सब कुछ दिखता था। 12th की फिजिक्स में क्या है, सोचना पड़ता है कि हाँ कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, बहुत छोटे लेवल पर बात होती है। और 11th क्लास में क्या होता है, सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी होती है, यांत्रिकी पढ़ते हैं, सारी मशीनें वगैरह हम सबको सामने दिखती हैं, पर 12th में ऐसा नहीं है। तो तुमको क्या समझना है इसमें कि द्रव्यमान अगर स्थिर अवस्था में है और द्रव्यमान गतिमान अवस्था में है, दोनों कंडीशन में वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग होगा। अगर कोई वस्तु दौड़ लगा रही है और कोई वस्तु रुकी हुई है, वही वस्तु, दोनों का द्रव्यमान आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। ऐसा हमको लगता क्यों नहीं है, क्योंकि हम भागते कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से या 20 की स्पीड से। कार कितनी भागेगी ज्यादा से ज्यादा, 100-200, ठीक है। बट ये जो आवेश होते हैं ये 10⁻⁶ मीटर/सेकंड की स्पीड से भागते हैं, एक सेकंड में 10⁶ मीटर भागते हैं, लाइट की स्पीड के आसपास भागते हैं। उस कंडीशन में वस्तु का द्रव्यमान क्या हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है। तो गतिमान अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान क्या कर जाता है, बदल जाता है, ये दिमाग के अंदर बैठा लो। अगर वस्तु गति कर रही है तो उसका द्रव्यमान अलग होगा, साम दाम दंड भेद होगा, तो मतलब होगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला होता है m = m0/√1 - kv²/c², ठीक है। ये क्या, ये उसी वस्तु का मास है, बट कब, जब वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में है। ये वाला जो मास है वो कब का है, जब वस्तु कैसी है, गतिमान अवस्था में है, ठीक है। अगर मान लो 10 kg की वस्तु गति कर रही है, तो यहाँ पे m0 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 kg हो गई, ठीक है। v क्या है, वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से भागा जा रहा है, और c क्या है, प्रकाश की गति। हमेशा कोई भी वस्तु अगर गति करेगी तो लाइट की स्पीड से बराबर तो नहीं भाग सकती, उससे कम ही भागेगी। उस वैल्यू को यहां पुट करो, जितनी स्पीड है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है,
1 आपको पता है, m नॉट आपको दिया है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर गति जो कर रहा है उस समय पे उसका मास कितना होगा। ठीक है। अच्छा, और हमेशा एक बात को ध्यान रखना, स्थिर अवस्था और गतिमान अवस्था में दोनों कंडीशन में मास किसका ज्यादा होगा? हमेशा गति जो वस्तु कर रही होगी उसका मास ज्यादा होगा बजाय किसके, जो स्थिर अवस्था में है। ठीक है। गतिमान अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। जरा देखो कैसे, ये v है, ये c है, v की वैल्यू हमेशा c से क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है। तो c जो मान लो 2/5 है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 से ज्यादा मिलेगा या 1 से छोटा मिलेगा? ये हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये वाला जो टर्म आपको मिलेगा, ये हमेशा क्या होगा, एक मिनट, ये हमेशा 1 से कम होगा, ये वाला जो टर्म है। ठीक है। जब 1 से कम है तो 1 में से घटाएंगे तो 1 से और कम वैल्यू मिलेगी आपको। भाई 1 में से इसको घटा रहे हो तो हमेशा ये वस्तु क्या आएगी, 1 से छोटी होगी तभी तो घटेगा। अरे इतना तो समझो। ठीक है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझना नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा बैक करो और फिर देखो। तो 1 माइनस में से ये इसको घटाएंगे तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या होगा, 1 से और कम हो जाएगा। जब 1 से और कम हो जाएगा और फिर इसका अंडर रूट निकालोगे तो वो और भी ज्यादा कम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर जब 1 से कम वाली वस्तु का जब आप ऊपर भाग करोगे तो ये वस्तु आपको, ये जो आंसर निकल कर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है। एक बात सोचो, 5/2 है और 5/0.2 है, किसका आंसर ज्यादा आएगा? इसको पॉइंट को हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, इसका आंसर आएगा 25 और इसका आंसर आएगा कितना, 2.5। कौन सा ज्यादा है? आया कि नहीं आया? अगर 1 से छोटी वस्तु का डिवाइड करोगे तो हमेशा तुमको आंसर बढ़कर मिलेगा। ठीक है। तो इस वजह से ये मास आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ऑलवेज। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, गतिमान अवस्था में वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर आवेश है, आवेश गतिमान अवस्था में बदलता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। अगर 10 कूलम का आवेश गति कर रहा है तो उस पर आवेश तो उतना ही रहेगा, उसका द्रव्यमान बदल सकता है बट आवेश का मान नहीं बदलता। ठीक है। ठीक है। क्योंकि आवेश प्रॉपर्टी होती है। मान लो तुम अगर भाग रहे हो तो भागते समय तुम्हारा द्रव्यमान घट बढ़ सकता है, मानता हूं। क्या तुम्हारे बाल काले से हरे हो जाएंगे? क्या गुण बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो यानी आवेश पर वेग का या स्पीड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु द्रव्यमान बढ़ जाएगा। कब? जब वस्तु क्या कर रही होगी, गति कर रही होगी। ठीक है। 1 नंबर में सवाल आया है कि आवेश की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है। तो वस्तु के आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गतिमान अवस्था में आवेश कैसा रहता है, स्थिर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि प्रॉपर्टी है, गुण है, गुण बदलते नहीं है। एक बार गुण आ गया तो आ गया, एक बार मटका बन गया तो बन गया। बनाने के बाद में क्या उसमें पानी भरोगे तो लाल मटका क्या हरा हो जाएगा? मट्टी वाला जो मटका है वो क्या लोहे का बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, है कि नहीं है? बस सिंपल सी इतनी सी कहानी है इसकी। ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, आवेशों की हमने क्या पढ़ रखे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है कि आवेशों को सिंपली जोड़ा जा सकता है। आवेशों की योज्यता, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है। अगर किसी भी वस्तु पर 10 कूलम का आवेश है तो उस पर 10 कूलम का आवेश रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार डिब्बे में 10 कूलम का आवेश बंद कर गए और परसों लौट कर आए, चलो दावत वगैरह खाकर आते हैं, परसों लौट कर पता चला 10 कूलम का आवेश 5 कूलम हो गया, पता चला 5 कूलम कोई और खा गया। आवेश आप 10 कूलम छोड़कर जाओगे तो आपको 10 ही मिलेगा। ठीक है। या मान लो ये पूरा बड़ा डिब्बा है, इसमें 10 कूलम का आवेश रख दिया,
-2 कूलम का आवेश रख दिया, ठीक है, ये 5 कूलम का आवेश रख दिया। अब आपने क्या किया, इसको पूरी तरीके से हिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 10 5 15, 15 में से 2 गए तो कितना बचा 13, ठीक है। तो जब मान लो जब आपने इसको हिलाया, जब इसमें कुछ प्रोसेस किया तो ये आपको बन गया मान लो 8 कूलम, ठीक। तो ये बन गया आपका मान लो 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। और ये बन गया आपका मान लो -5 कूलम। कितना हुआ 10 में से 10 और 8 कितना हुआ 18, 18 में से 5 गए तो 13, यहां भी 13 और यहां भी 13, सेम है कि नहीं है। ये घट बढ़ गए पर टोटल जो आवेश है वो कितना है वो सेम है। यहां भी टोटल 13 कूलम का आवेश है और यहां भी क्या है 13 कूलम का आवेश है। आवेश में कुछ गड़बड़ हुई क्या, नहीं हुई, ठीक है। मान लो सोडियम है और क्लोरीन है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने क्या कर लिया है ले लिया है। तो टोटल ओवरऑल इनका चार्ज देखोगे तो वो तो सेम मिलेगा। भाई माना तूने एक ले रखा है तो एक है तो सही उसके क्लोरीन के पास, उसे वापस ले ले हो जाएंगे तेरे पूरे, ठीक है। मान लो मैंने तुमको 10 रुपए दिए, 5 इसकी जेब में 5 इसकी जेब में, टोटल पैसा कितना है 10 रुपए। मान लो 5 में से 3 इसने एक और को दे दिए, ठीक है। अब पैसे कितने हो गए, तब भी तो 10 ही रहेंगे। अरे तीनों को जोड़ो कितना मिलेगा 10 ही मिलेगा। तो आवेश कैसा रहता है संरक्षित रहता है, क्यों, क्योंकि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ आवेशों को क्या किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। आवेश सेम रहता है। क्यों कहोगे सर की पैर लाइन आ गई ना चलो अब करते हैं थोड़े कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक टर्म और देख लो कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, ठीक है, किसी भी वस्तु पर क्या होगा कोई भी आवेश उपस्थित है, ठीक है, वह हमेशा, देखो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, अगर कोई भी वस्तु आवेशित है और कोई भी वस्तु क्या है अनावेशित है, मान लो उसमें कोई भी आवेश नहीं है, एक ए है और एक बी है, अगर इनको आवेशित करना है या अनावेशित करना है, हमेशा कौन उत्तरदायी होता है किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के लिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएगा और इलेक्ट्रॉन ही अंदर आएगा। तो अगर मान लो कोई वस्तु पे ऋण आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है ऋण आवेश है, और हमको उसको निरावेशित करना है, आवेश हटाना है, ठीक है। तो क्या करो इस ऋण आवेश को क्या कर दो हटा दो यहां से, तो यहां से आवेश जाएगा तो वस्तु कैसे हो जाएगी अनावेशित हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें मान लो इन पे कोई इस पे मान लो पॉजिटिव आवेश है और हमें इसको आवेशित करना है, तो क्या करो इसको इसके पास में लेकर आओगे, ठीक है, तो इसके पास में क्या आएगा आवेश ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो कौन ट्रांसफर कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और ये अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका धनावेश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते क्या है कि यहां से प्लस यहां पे चला गया है, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी वस्तु पे मान लो प्लस कितने आवेश हैं, कितने हो गए 3 और 3 6, इसमें कोई भी आवेश नहीं है। जब हमने इसको इसके पास में लेकर आए ऐसे करके, तो मान लो ये 3 प्लस इधर चला गया, ठीक है, ट्रांसफर मारे दोनों चालक है, ये चालक में तो आवेश और जा सकता है ना, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या सोचते हो कि यहाँ पे 3 प्लस था, टच कराया तो ये 3 प्लस इधर चला गया, ऐसा नहीं होता। क्या हुआ होगा कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन चलकर आए होंगे किधर इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 प्लस चार्ज इसके पास आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये 3 प्लस को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे, इसलिए ऐसा तुमको दिखता है।
तो हमेशा कौन रेस्पॉन्सिबल होता है आवेशित करने के लिए किसी वस्तु को? इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर किसी भी वस्तु पर आवेश है, ठीक है, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ऐसे करके 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन हमेशा किस रूप में होगा? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। मतलब कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो 2 इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कभी सुना है क्या आधा इलेक्ट्रॉन? कभी सुना है क्या? नहीं सुना। तो आधा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पूरा ही होता है, या तो 1 होगा या फिर 2 होंगे, 1.5 नहीं होगा। नया समझ में, ठीक है। तो आवेश क्या नहीं हो सकता? 1.5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा आवेशों का क्वांटीकरण, पढ़ा है? टॉपिक पढ़ाया था मैंने तुमको कि आवेशों का क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। और इस क्वांटीकरण में हमने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा वह हमेशा कि एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जो टोटल वस्तु पर आवेश होता है, Q बराबर में क्या पढ़ रखा है? Ne पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है? इसका मतलब क्या है? किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो हमेशा या तो 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा। या तुम कह सकते हो कि n बराबर क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कभी भी क्या नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा 6.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है, 6.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो किसी पे Q बराबर 6e है, इसका मतलब क्या है कि टोटल आवेश कितना है? हम क्या करेंगे? 6 इंटू E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। तो E की वैल्यू ही हम पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, और हो जाएगा क्या? कूलम, क्योंकि E की मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं भी ये लिखा हुआ मिले 2.5 कूलम, ये तो सही है, बट 2.5 इलेक्ट्रॉन कूलम ये सही नहीं है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन लिखो कि किसी धातु के गोले को एक कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या दिया है? एक धातु का गोला दिया है, ठीक है। इसको हमें क्या कह रहा है? वो 1 कूलम, यानी Q की वैल्यू आपको दी है कितनी? 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम हमें कैसा आवेश देना है? इसको पॉजिटिव आवेश देना है, ठीक है। तो एक बात सोचो, अगर कोई गोला है और उसको धन आवेशित करना है, तो धनावेशित करने के लिए इतना तो दिमाग लगाओ कि कोई भी गोला धनावेशित कब हो सकता है? उसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकालो, उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर उतना ही क्या बढ़ता जाएगा? धन आवेश बढ़ता जाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि 1 कूलम का अगर धन आवेश हमें किसी गोले पर लेकर आना है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो हमें उसमें से क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन बताने कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 10 निकाले, 20 निकाले, 50 निकाले, 100 निकाले, कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं उसमें से कि उसके ऊपर कितने कूलम का आवेश हो जाए? 1 कूलम का आवेश हो जाए। तो Q की वैल्यू आपको पता है। अपन जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर क्या होता है? Ne। Q की वैल्यू उसने कितनी दी है? 1 कूलम,
कितने इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाए हमें पता नहीं, ठीक है। ये एंड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमें क्या पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाए, तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको क्या करना है, अपन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये माइनस के 19 ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएंगे +19, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। कैलकुलेशन करने का तुमको खुद से कि कितना करेगा, ठीक है। बस तुमको क्या करना है ना, बस इतना थोड़ा सा दिमाग चाहिए। अगर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा अपने पास प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, और दूसरा तुमको सिर्फ इतना आना चाहिए कि जोड़ घटाव गुणा और भाग ये कैसे करते हैं। जोड़ना घटाना गुणा भाग आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें बचा क्या है, जोड़ घटाव तो बचे, वो कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका निकल के, जो भी आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इसको ऊपर पहुंचाएंगे, डिवाइड करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी, और हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। लगभग अगर इसको ऊपर लेकर जाओगे भी, ठीक है, तो देखो कितना हुआ, 10 की घात 19 हो गया, नीचे है 1.6। अगर मान लो मैं इसको इसमें से एक पावर को बाहर ले लूं तो ये हो गया 1.6, और यहाँ पे कितना रह गया 10 की घात 18, इतना कर सकता हूँ। बस इसमें से क्या करना है, मेरे को डिवाइड करना है, ये यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से 0 बढ़ाओ, तो कितना हो गया 16 का पारा पढ़ो, 16 6 कितना होता है 96, ठीक है। तो कुछ 6 पॉइंट करके कुछ आंसर यहाँ पे भी आएगा, तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो कुछ आ जाएगा 6.2 वगैरह आसपास, तो उतना आपके पास में क्या होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो कितने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित किया जाए उसके अंदर से, 6 मतलब वो 2 ही आएगा, तो 6.2 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉनों को आप वस्तु में से निकालोगे, तब वो वस्तु क्या होगी, 1 कूलम के बराबर के आवेश के बराबर धन आवेशित होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धन आवेश होगी, ठीक है। Q की वैल्यू दी है, N निकालना है, E की वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन तो आना चाहिए भाई, कैलकुलेशन नहीं आएगी तो भैया फिर 12th क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो हमने क्या पढ़ रखा है, कूलम का बल पढ़ा है। अच्छा एक क्वेश्चन करना, तो अगर किसी भी वस्तु को मान लो कि 2 कूलम के बराबर हमें क्या करना है, धन आवेशित करना है, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित किया जाए, कितने इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित किया जाए। सिर्फ अब करना क्या है कि Q बराबर वैल्यू कितनी दी है उसने, 2 कूलम। Q बराबर क्या होता है, N ये होता है, क्योंकि पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, N की अब वैल्यू हमें निकालनी है, Q की वैल्यू उसने हमको 2 दे रखी है, E की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, आ जाएगा निकल, ठीक है। बस आने का अब समझ में आ गया ना कि कैसे करने होते हैं Q बराबर N वाले, ठीक है। अब देखो, जो 2 प्रोटॉन्स या 2 आवेशों के बीच में इनके ऊपर आवेश है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। जब इन दोनों को पास में हम लेकर आते हैं तो इनके ऊपर हमने पढ़ा है कि आवेश होने की वजह से दोनों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। वह बल या तो इनको एक दूसरे की ओर खींचेगा या इनको एक दूसरे से दूर भगाएगा, ठीक है। खींचेगा या दूर भगाएगा, इस बात को निर्भर करेगा कि ये जो दोनों को पास लाया जा रहा है इनकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। अगर प्लस प्लस को पास लाओगे तो वो दूर भागेंगे, और प्लस और माइनस को पास लेकर आओगे तो क्या करेगा, एक दूसरे के पास आएगा। इसी चीज को कूलम ने बताया था हमको, और कूलम ने बताया था कि जब 2 आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के पास में रखा जाता है, एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, मान लो ये r है, तो एक बल कार्य करता है दोनों के बीच में, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R²
ये Q1 है और ये क्या है Q2 है, ये पता है अपन ने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसको मान सकते हैं हम Q1 और इसको मान सकते हैं क्या Q2, ठीक है। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा, क्योंकि दोनों के पास में क्या है, आवेश है। अगर आवेश है यानी क्या है, आवेश वाला गुण है, वो गुण क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बल लगाएगा। तो एक पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो बल का मान बताना है कि कितना होगा। क्या क्या दिया है, प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, बीच की दूरी दी है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर Q1 Q2 की वैल्यू पता नहीं है, बट बेटा इतना तो पता है ना कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो वही तो वैल्यू होंगी कि Q1 और Q2 की। Q1 की जगह पे क्या है, प्रोटॉन, और Q2 की जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, दोनों पे सेम आवेश होता है। तो फॉर्मूला में हमें सिर्फ बल बताना है कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K की वैल्यू अपन को पता है 9 × 10⁹ होती है। Q1 मतलब हमारे पास में प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। इस माइनस को बाहर लगाएंगे, ठीक है, और अपॉन में क्या करेंगे 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, F = 9 × 10⁹ और माइनस को यहां पे लगा लो 1.6 × 1.6 और इंटू 19 और 19 कितना हो गया 38, और अपॉन में तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, आपको पता चल जाएगा कि बल कितना है दोनों के बीच में, ठीक है। इतना हो गया, समझ आ गया ना। तो ये है सिस्टम, तो ये इसका यूनिट में लिख लेना है 1 का न्यूटन, ठीक है। बाकी तो देखते हैं बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे अपना विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे कल, और विद्युत क्षेत्र के बारे में सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब असली चीज शुरू होगी, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है, इतना चीज तुमको पढ़कर आना है कल। विद्युत क्षेत्र पढ़कर आना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण कितना बल निकलता है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र तुमको पढ़कर आना है, डायरेक्शन तक तुमको पढ़कर आना है। और मैंने वीडियो में तुमको एक न्यूमेरिकल भी कराया हुआ है विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, जिसमें तुमको F की और E की मैंने वैल्यू निकलवा के दिखाई है कि कितनी निकलेगी, ठीक है।